अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स हम अपने नावल गुम है किसी के प्यार में की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मैंने कब कहा तुमसे कि तुम जेलस हो रही हो, ये ऐसा या ऐसा कुछ है। भला तुम क्यों जेलस होने लगी? तुम कौन सा मुझसे प्यार करती हो या मुझे अपना शौहर मानती हो? मैं तो सिर्फ बाय द वे एक बात कह रहा था। अशर ने मुस्कुराती निगाहें उसके चेहरे पर जमाई। हाँ, तो मैंने भी आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए बोल दिया। गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है, हो सकता था आपको हो जाए। नमीश एकदम से बोली। हाँ, गलतफहमी वाली बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। गलतफहमी तो किसी को भी कभी भी हो सकती है। आप देखो ना, बैठे बैठे मुझे गलतफहमी हो गई कि मेरा शमाइला के साथ जाना तुम्हें बुरा लगा। नहीं, आपको इस तरह की कोई गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। आप चाहे उसके साथ सैर सपाटे करें या उसे बाहर घुमाने के लिए लेके जाएं, उसके साथ डेट मारें या वो शमाइला सारा दिन आपके साथ चिपके रहे। आई डोंट केयर। बस मैं तो इसलिए कह रही थी कि वो वर्कर है और वर्कर का काम होता है काम करना, ना कि हर वक्त अपने बॉस के साथ चिपके रहना। हमें अपने वर्कर्स को एक लिमिट में रखना चाहिए। वो इसके सामने बात मुकम्मल करते हुए बोली। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो मेरी सेक्रेटरी है, उस कैटी का थोड़ा करीब रहना पड़ता है, बल्कि काफ़ी करीब रहना पड़ता है। वो काफ़ी को लंबा खींचते हुए उससे मज़ीद बात करने के बहाने तलाश कर रहा था और उन्हीं बातों में उसे नमीश के अंदर का हाल भी पता चल रहा था। लेकिन उसकी बात सुनकर उसको ना जाने क्यों नमीश को तब चढ़ गई थी, जो उसे घूर कर देखने लगी। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा, मैं उससे दूर रहूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला, जबकि वो इधर उधर देखे उसकी मुस्कुराहट ने जल्दी पर तेल का काम किया था। आप इसे दूर रहें या आपके साथ वो चिपकती बैठी रहे, मेरी बला से बाढ़ में जाए। एक तो फिजूल में मेरे गले पड़ गए हैं, मुझे बाहर का एड्रेस नहीं मालूम। वो इस बात को मुकम्मल करते हुए बोला। तो मैं क्या करूं? वहाँ से घूरते हुए वो बोली, प्लीज़ मुझे वहाँ छोड़ो, बल्कि आओ दोनों चलते हैं, उसी बहाने लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। वो ज़रा सा उसकी तरफ झुककर बड़े ही दिलकश अंदाज में बोला, मुझे आपके साथ जन्नत में नहीं जाना तो भाड़ में क्या जाऊँगी। अपनी इस शुमाइला को लेकर जाएँ। वो इतना ही गुस्से से कहती, पैर पटकती, मुँह बनाती अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि अशर का बेहतर कहका उसे दूर तक सुनाई दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे पार्टी पर जाना है, अभी तक तुमने मेरी ड्रेस तैयार नहीं की। कहाँ है मेरा सूट? वो गुस्से से उनके सर पर सवार थे। सोफिया बेगम ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर बताने लगी, आपका सूट तो मैंने सुबह ही आपके कमरे में रखवा दिया था, शायद आपने देखा नहीं अलमारी में। तो क्या बता नहीं सकती थी कब से चला रहा हूँ? गवार औरत, पहले जवाब नहीं दे सकती थी? जब तक आकर न पूछो तब तक ज़ुबान हिलती नहीं तुम्हारी। वो इतना ही गुस्से से बोले। शाह जी, आप भी किन बातों में लग गए हैं? चले, कितना वक्त हो गया है, हम पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। ज़री नफीस साड़ी में उनके पास उनके हाथ में हाथ डालते उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहने लगी, जबकि वह एक नज़र था मोहब्बत से जरी के सरापे को देखते हुए सफ़िया बेगम को अंदर तक जला गए थे। हाँ चलो, वैसे भी यहाँ बहुत वक्त बर्बाद हो गया है फजूल लोगों से बहस करने में। वो उनकी तरफ देखते हुए जता रहे थे कि वो उनकी ज़िंदगी में हमेशा से सिर्फ एक फालतू औरत और कुछ भी नहीं। जरी एक तंजिया निगाह उनकी तरफ देखती अपनी साड़ी संभालती उनके पीछे कमरे की जानिब जा चुकी थी। लेकिन फिर मज़ीद 10 मिनट के बाद उनके लबों पर एक मुस्कुराहट आ रही थी। मेरे जूते कहाँ हैं? मेरी टाई कहाँ है? फजूल औरत, गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है? वो इंतहाई गुस्से से उनकी इज़्ज़त को दो कौड़ी का करते हुए हर बात में उन्हें पुकार रहे थे। वो उनके कमरे की तरफ बढ़ी थी, उनका सामान अपने हाथ में थाम चुकी थी और अब उन दरवाज़ा खटखटाने लगी। उनके कमरे में उनको दरवाज़ा खटखटाने की इजाज़त नहीं थी। दरवाज़ा खटखटाए बगैर आने की इजाज़त नहीं थी। इजाज़त ना मिलने पर वो कमरे में दाखिल हुई और उनका सामान की तरफ बढ़ने लगी, जबकि ज़री बेड पर बैठी अपने पाँव में जूते पहन रही थी। उन्हें देखते ही नफ़रत से नज़रें फेर गई, खुद सख्ता नफ़रत, जबकि हक़ तो वो उनका लूट चुकी थी, शौहर तो उनका छीना गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी इस औरत से नफ़रत नहीं की थी, और अगर की भी तो कभी ज़ाहिर नहीं किया था, जिस तरह से वो खुलेआम उनसे अपनी नफ़रत का इज़हार करती थी। अब वो उन्हें सूट कोट पहना रही थी। उन दोनों से बेनियाज़ ज़रीना अपने मुकम्मल तैयारी कर रही थी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनका शौहर अपनी पहली बीवी की तरफ देखता, या उतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उनकी सारी जिम्मेदारी उनकी पहली बीवी ने उठा रखी थी, क्योंकि शाह साहब को उन्होंने इस तरह से अपनी तरफ लगाया था कि उनकी नज़र में उनकी पहली बीवी की कोई औकात नौकरानी से बढ़कर नहीं की। लेकिन फिर भी ये एक इंतहाई कड़वा सच था कि वो बेऔलाद थे और इस ख़ानदान में शाह साहब की बीवी होने का रुतबा सिर्फ़ और सिर्फ सोफ़िया को हासिल था। सच तो यह है कि मैं तुमसे बहुत खफा हूँ और तुमने मुझे अभी तक अपनी बीवी से नहीं मिलवाया। वो फ़ोन पर उससे बात करते हुए अपनी नाराज़गी का इजहार करने लगी। एक वही तो था जिसके सामने वो अपने दिल की हर बात कह सकती थी, लेकिन वो बेटा था। वो अपने शौहर की बेएतबारी के बारे में किसी से कुछ कह नहीं सकता था। मामा, आपकी बहू अभी मुझे मुंह नहीं लगाती, आपसे इसे कैसे मिलवाऊं? फ़िलहाल ज़्यादातर नाराज़ ही रहती है, और आप तो जानती हैं जिन हालात में शादी हुई। वो बात करते हुए रुक गया। उन्हें तो फिर सारी बात मुकम्मल बता चुका था। वही तो मुझसे मिलाओ, उसे मैं बताऊंगी कि तुम उसे कितना चाहते हो, उसे कितनी मोहब्बत करते हो। तुम पर ना सही, लेकिन वो तुम्हारी माँ पर यकीन करेगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तो उनकी मोहब्बत पर वो भी मुस्कुरा दिया। मुझे यकीन है मामा, वो आपकी बात पर ज़रूर यकीन करेगी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं बहुत जल्द उसे आपसे मिलवाने ले आऊँगा। वैसे भी अब हालात बदल रहे हैं और उसके दिल की दुनिया भी मेरी तरफ पलट रही है। उसने मुस्कुराते हुए खुशखबरी सुनाई। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी जान, इसका मतलब है कि मैं अपनी बहू के घर आने की तैयारी कर लूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली।
हाँ बिल्कुल तैयारी करें और अपने शौहर साहब से मेरी बटाई करवाने की भी तैयारी कर लें, क्योंकि वो तो पीछे पड़े हुए हैं अपनी बीवी की भांजी को मेरे गले डालने के लिए। उनका पता चले तो कहीं से भी मौलवी बुलाकर उस फर्ज से मेरा निकाह पढ़वा दे। उसने फंसते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा। निकाह तो बहुत बाबरकत फरीज़ा है जो तुमने किया है, वो तो एक मोहब्बत नेक काम है, और सबसे बढ़कर तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो, उससे बड़ा हम अहम और क्या बात हो सकती है। तुम्हारे पापा तुम्हारे जज्बात को ज़रूर समझेंगे, उन्होंने यकीन से कहा। वो उनके साथ आज मीटिंग पर आई थी। शुमाइला को उसका साथ आना बिल्कुल पसंद और बेफिज़ूल लगा। वो अपने काम में मसरूफ़ हों, भला यहाँ वो क्या करने वाली थी। बस बेकार में उनके साथ मुंह उठाकर आ गई। शुमाइला का तो आज अशर के साथ थोड़ा वक्त गुजारने का इरादा था। वो तो उसे अपने साथ ले जाने के लिए लंच करने वाली थी और ये झूठ कहने वाली थी कि आज उसकी सालगिरह है, ताकि अशर इनकार ना कर सके और कुछ ना सही क्लास फेलो होने की वजह से मरवतन वह उसके साथ ज़रूर आ जाता, लेकिन उसने लड़की ने सारा प्लान चौपट कर दिया। ऑफिस से निकलते हुए वो उसके साथ साथ आकर फ्रंट डोर खोल कर बैठ गई। नमीश को तो करंट लगा। वो भला उसके शोर के साथ फ्रंट सीट पर क्यों बैठे, लेकिन उसने अशर को तो वही खुद ही मना कर दिया था कि ऑफिस में वो किसी को भी ना बताए कि वो उसकी बीवी है। वो उसके नाम पर नहीं बल्कि अपने नाम पर ऑफिस में काम करना चाहती है, जिसकी वजह से अशर ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया अपने निकाह के बारे में। लेकिन वो यहाँ कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए गुस्से में मुंह बनाती पिछली सीट पर बैठ गई। 2 घंटे की मीटिंग थी। शुमाइला ने उसे बाहर बैठने के लिए कहा, जबकि अशर उससे पहले अंदर जा चुका था। उसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उसके साथ आई ही क्यों थी? अगर वहाँ ऑफिस में बैठकर बोर हो रहे थे तो क्या कौन सा दाता दरबार की लंगर बांट रहा था यहाँ, जो बाकी सब खा गए और वो रह गई। मीटिंग से जान छूट गई तो उनकी वापसी का लंबा सफ़र शुरू हो चुका था। शुमाइला ने फ्रंट सीट डोर खोलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही नमीश उसे पीछे की तरफ दिखाई देती फ्रंट सीट पर सवार हो गई। वो पीछे मेरी तबीयत ख़राब होती है, मुझे पिछली सीट पर बैठने की आदत नहीं है, इसने कहा तो शुमाइला से घूर कर रह गई, जबकि अशर ने मुस्कुराते हुए उसे पीछे बैठने का इशारा किया था। प्लीज़, सीट पर बैठने की आदत नहीं है मोहतरमा, तो ख़राब होती है आपकी तबीयत मैडम, कि जैसे लाखों गाड़ियों की मालकिन हो। बड़बड़ाती हुई पिछली सीट पर बैठ गई, जबकि नमीश पुरसुकून से अशर के साथ फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। शुमाइला को गुस्सा आ रहा था, आखिर वो अशर के साथ बैठने का मौका गंवा गई थी। कार में बिल्कुल खामोशी हो चुकी थी जब अचानक नमीश ने फरमाइश कर दी, मुझे आइसक्रीम खानी है। अशर ने मुस्कुराकर गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर के सामने रोकी तो शुमाइला की आंखें खुल चुकी थी। नमीश के साथ अशर ने भी अपनी आइसक्रीम मंगवाई तो नमीश को भी अच्छा नहीं लगा था। फिर एहसान करने वाले अंदाज में बोली, क्या याद करोगी मेरी तरफ से आइसक्रीम खा लो। तुम्हारी तरफ से नहीं, अशर की तरफ से, वो जतला कर बोली। लेकिन फरमाइश तो मेरी थी। वो पीछे की तरफ देखते हुए बच्चों की तरह लड़ने वाले मूड में बोली तो अशर को बहुत प्यारी लगी, लेकिन पूरी तो फिर भी अशर ने की है। वो एक बार फिर से जताते हुए बोली, नमीश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम उसने कुछ कहना चाहा, तुम नहीं, आप मुझे पुकारा, ये तुम क्या कर मुखातिब करना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। मैं तुम्हारी बॉस हूँ, याद रखना। उसका अंदाज़ बहुत रूखा सा था, अशर को बहुत अजीब लगा। वो तो ऑफिस के अंदर होना, बाहर तो नहीं होना। नमीश ने मुँह बनाकर कहा, मैं अंदर और बाहर दोनों जगह तुम्हारे लिए मैडम हूँ। मेरा तुमसे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है जिसकी बिना पर तुम मुझे तुम कहकर बुलाओ। सीनियर और बॉस में फ़र्क होता है, आइंदा ये बात याद रखना। अशर मैं ठीक कह रही हूँ ना, आजकल के ये वर्कर्स अपने और दूसरों के दरमियान का फ़र्क भुला चुके हैं। ऐसे लोगों को उनकी औकात याद दिलाते रहना चाहिए। वो इतने तीखे लहजे में बोले तो नमीश की आंखों में आंसू आ गए। तुम ठीक कह रही हो शुमाइला, आज के बाद मुझे मेरे नाम से मत पुकारना। हम कॉलेज में फ्रेंड थे, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ और बेहतर होगा कि आइंदा तुम मुझे सर कहकर बुलाओ। उसके अंदाज पर अशर जताते हुए अंदाज में बोला। उससे वो तो उसे देखकर रह गई। वो तो नमीश को उसकी औकात याद दिलाने वाली थी। उसे क्या पता था कि उसे उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। उसने एक नज़र में उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा मासूमियत की हद तक फैला हुआ था। अशर के दिल में ऐसे ख्वाहिशात जागे कि अगर नमीश को पता चल जाता तो कभी उसे नज़र मिलाने के काबिल न रहती और ना ही ज़ुबान लड़ाने के। हाँ, लेकिन शुमाइला के इंसान पर उसका चेहरा एकदम ही चमक उठा था, रंग बदल चुके थे। शुमाइला का चेहरा सुर्ख हो चुका था। शर्म के मारे उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ न निकला, जबकि नमीश उसका चेहरा तो खुलता गुलाब बन गया था। वो बार बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद वो तो उससे बदला नहीं ले पाई, लेकिन अशर ने उससे अच्छा बदला ले लिया था। उसकी बेइज्जती का आज पहली बार उसे अशर खुद से ख़द से ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन वो उसे बता नहीं सकती थी। पता नहीं कैसा दिमाग था उस आदमी का, कुछ भी खुशफहमी पाल ले तो वो लोग सीधा ऑफिस से ही वापस आए थे। शुमाइला तो उन दोनों को मुखातिब किए बगैर अपने कैबिन में जा चुकी थी, जबकि वो उसके पीछे पीछे आई और उसकी फरमाइश से पहले एक ज़बरदस्त कॉफ़ी बनाकर पिलाई। नमीश का अपना ही अंदाज़ था थैंक यू बोलने का। मैम, मुझे नहीं पता वो लड़की अशर सर के ऑफिस में रहती है, काफ़ी मेकर है वैसे तो, लेकिन हर वक्त उनके साथ चिपकी रहती है और वो उसे बहुत अहमियत देते हैं। शुमाइला तो जब से आई थी जले पैर की मछली बनी घूम रही थी। वो 2 साल से उसके ऑफिस में काम कर रही थी। उसने अपने हर अंदाज से अशर को अपनी तरफ मतवजा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक दिन भी ना आया जिसमें वो अपनी कोशिश में कामयाब हुई हो। फिर उसे एक दिन फ़रद के बारे में पता चला कि अशर की शादी उसके साथ होने वाली है और वो अशर की स्टेप मदद की भांजी है। फ़रद का रिश्ता इससे तय कर दिया गया और चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें ये दोनों की शादी हो गई। और फिर फ़रद भी ऑफिस में कई बार आ चुकी थी। अशर और फ़रद के बारे में उसके ऑफिस के लोग, मैं सब लोग उसे अच्छे से जानते थे। उसका बॉस वाला अंदाज़ शुमाइला को ज़ाहिर भी ज़्यादा कड़वा लगता था। उसका दिल चाहता था कि फ़रद की जान ले ले। कितनी बार उस सबके सामने कह चुकी थी कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। इसलिए आज जब शुमाइला ने अशर को नमीश को ज़्यादा अहमियत देते देखा तो उसका दिल जलाने के लिए सबसे पहले उसे फ़ोन किया था। ये अलग बात है कि नमीश को अहमियत मिलती ही उसका
अपना दिल जल उठा था। वह अशर की मंगेतर थी और उसकी मजबूरी थी कि वो उसे बहुत अहमियत देती थी। उसकी इज़्ज़त करना तो उससे पर फ़र्ज़ था, और इस ऑफ़िस का मालिक अशर शाह अगर फ़र्द की पर्सनल प्रॉपर्टी था तो उस तरह से किसी और को अहमियत क्यों दे रहा था। शुमाइला ने फ़ोन करके उसका यही गुरूर तोड़ना चाहा था, और उसकी बातें सुनकर सच में ही उसे बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन संभल कर बोली, ओह कम ऑन शुमाइला, इतनी सी बात पर तुमने मुझे फ़ोन किया। मुझे लगा न जाने कौन सी अहम तरीन बात करना चाहती हो तुम। खैर मेरे पास इन फजूल बातों का वक्त नहीं है, वो कहकर बाय कर चुकी थी। शुमाइला का गुस्से से बुरा हाल होने लगा। फ़र्द, अशर और शुमाइला एक ही कॉलेज यूनी में होने के बाद अब शुमाइला अशर के ऑफिस में काम करती थी, और अशर को इसका काम करने का अंदाज़ बहुत पसंद था, लेकिन उसे फ़र्द से शुरू से नफरत थी, और अशर को फंसा कर वो अपनी ज़िंदगी बनाने के ख्वाब देखती, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका कभी साथ नहीं दिया था, और जो खेल खेलने की कोशिश उसने आज की थी उसमें वो कामयाब ना हुई। अंकल क्या है, मैं अंदर आ सकती हूँ? वो दरवाजे पर खड़ी इजाज़त मांग रही थी। शाह सबका चेहरा खुशी से खिल उठा। हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, प्लीज़ अंदर आ जाओ। उन्होंने खुश दिली से इजाज़त दी। अंकल मुझे आपसे एक बहुत अहम बात करनी है। उन्हें काम में मसरूफ़ देखकर वो अपने अंदाज़ में बोली, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना लैपटॉप एक साइड पर रख दिया। वो हमेशा से उन्हें बहुत अजीज़ थी। एक तो उनके बहुत करीबी दोस्त की बेटी थी, और दूसरी उनकी मनपसंद बीवी की भांजी थी, और सबसे अहम बात है कि ज़रीन उसे ख़द से ज़्यादा अहमियत देती थी, और वो अपनी बीवी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अपनी बीवी की ख्वाहिश पर ही उन्होंने फ़र्द का रिश्ता अशर से किया था। फ़िलहाल अशर उस रिश्ते से तैयार नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार कर लेंगे। वो उनका बेटा था, उनकी बात कैसे मुकर सकता था वो, और अब तो बिज़नेस में कदम रख चुका था, इतनी जल्दी बिजनेस की एक नाम और पर्सनालिटी बन चुका था। उनके लिए ये सब कुछ करना इतना मुश्किल नहीं था। बस किसी भी पार्टी में फ़र्द का नाम अशर के साथ लेने की ज़रूरत थी। अशर ने सारी ज़िद छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त के बारे में सोचना था। उन्हें यकीन था कि वो बड़ी महफ़िल में कभी भी अपने बाप को रुस्वा नहीं होने देगा। वो नहा कर निकली तो अशर को लैपटॉप में मसरूफ़ देखा। उसे फ़र्द की बातें याद आने लगी। वो कल ही उससे मिली थी, और उसने उसे बताया था कि वो अशर से मिली है। वो उसे लेने उसके घर गई थी, तो वहाँ नमीश तो नहीं, लेकिन अशर से उसकी मुलाकात हुई थी। फ़रा ने उसे कहा था, नमीश मुझे अशर भाई बुरे नहीं लगते, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। वो जाहिद के बासिल की तरह हरगिज़ नहीं है, वो बाकी मर्दों से बहुत अलग है। फ़रा ने उसे समझाने के लिए 2 से 3 घंटे सिर्फ सर्फ किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी नमीश की सोच वहीं पर अटकी हुई थी कि अमीर आदमी कभी किसी का नहीं हो सकता। बासिल ने जिस तरह से उसकी जान से प्यारी सहेली की ज़िंदगी बर्बाद की थी, उसके बाद तो वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी, और जाहिद उसकी नज़र में शोहरजहाँ की तरह होते थे, जिनका एतबार वक्त के साथ बदलता था। ऐसे में अशर पर यकीन करना उसके लिए एक नामुमकिन बात थी। वो अपनी सोचों में डूबी हुई थी जब अचानक उसे अपने कमर पर अशर के हाथों का लम्स महसूस हुआ, और फिर एक नरम सा लम्स अपनी गर्दन पर महसूस हुआ। उसके दिल बेतरतीब होने लगा। वो उसके बेहद करीब खड़ा था, और ना सिर्फ खड़ा था बल्कि अपने लबों से उसकी गर्दन पर पानी के कतरों को चुन रहा था। नमीश को लगा कि उसके लबों के लम्स पर वो जान से जाएगी। धड़कते दिल के साथ वो उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही थी। सांसों में उठता तूफान उसने आज से पहली बार सुना था। उसका दिल उसे बहुत कुछ कह रहा था। ये लम्स, ये एहसास, ये हसार उसे बुरा क्यों नहीं लग रहा था। उसका दिमाग कह रहा था कि अशर की ये गुर्बत सिर्फ वक्ती है, जबकि दिल ये गवाही दे रहा था कि वो सच में उसे चाहता है। दिलो दिमाग की इस जंग में वो बुरी तरह उलझ कर रह चुकी थी, जब अचानक अशर ने अपनी तरफ मोड़ लिया। उसके चेहरे को अपने हाथों के आसार में लिए वो गहरी नज़रों से उसे देख रहा था, जबकि वो खामोशी से उसका चेहरा देख रही थी। ना कोई एहतजाज और ना ही किसी किस्म की कोई मज़ाहमत। अशर ने उसका रुख अपनी जानिब किया। काफ़ी देर वो उसके चेहरे को देखने के बाद भी जब उसने कोई जवाब ना दिया, तो वो बेअख्तियार मुस्कुराते हुए उसके लबों पर झुक गया। थोड़ी देर उसके लबों की नरमी को महसूस करते हुए वो उससे दूर हटा। नमीश की सांसें बेतरतीब सी होती चली गई थी, लेकिन उसका इज़हार करना मुश्किल था, और अभी तक तो दिमाग ने उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया था। वो सिर्फ दिल के सदाओं पर लब्बैक नहीं कह सकती थी। वो उससे दूर हटा, और एक बार फिर से निगाहें उसके चेहरे का तवाफ़ करने लगी, जबकि वो अपनी निगाहें चुराते हुए उसकी शर्ट के बटन को देखने लगी, जैसे उससे ज़्यादा हसीन चीज़ उसने कभी देखी ना हो। वो उसके नर्वस होने पर मुस्कुराया। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नीचे नाश्ते के टेबल पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मिलकर नाश्ता करते हैं, उसके माथे पर मोहर सब करता हूँ। वो वहाँ से बाहर चला गया, जबकि नमीश वहीं खड़ी दरवाजे को देखती रही। अशर का इस तरह से छूना नमीश को बुरा नहीं लगा था। कितने आराम से वो उसकी ज़िंदगी में अपनी जगह बना रहा था। शुमाइला के सामने उसने बताया था कि अशर के लिए वो कितनी अहमियत रखती है। उसने उसे नमीश की इंसल्ट नहीं करने दी थी। उसका मासूम दिल तो तब से अशर के गुण गाने लगा था, और उसे अशर का ये प्यार करना, अपनी तरफ देखते पाना, उसे उसके लबों को छूना, ये सब कुछ उसे बुरा नहीं लग रहा था। उस कलम से उसके दिल की दुनिया बदल रही थी। उस आदमी के सामने वो अपने आप को बेबस पाने लगी थी। उसके पास आने पर वो कोई मज़ाक़मत नहीं करती थी
किसी किस्म का कोई गुस्सा ज़ाहिर नहीं करती थी। वो खुद भी अपने बदलते दिल की कैफियत पर हैरान थी। एक तूफ़ान था जो उसके दिल में बर्पा हो चुका था। फ़राह बात बात में उसकी तारीफ़ें करके पहले ही उसके दिल पर अशर के नाम की दस्तक देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अब तो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसका नाम ले रही थी और फ़राह वो वाहिद इंसान थी जिसको वो समझती थी और मानती थी। उसकी बात तो हमेशा से ठीक लगती थी और कहीं न कहीं अशर ख़ुद भी अपनी जगह उसके दिल में बनाने लगा था। लेकिन कब कैसे वो उसके दिल में उतरा, कैसे वो उसके बारे में सोचने लगी, वो खुद कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसका दिल उससे सवाल कर रहा था, लेकिन उसका जवाब तो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा जानता था। जिसने निकाह जैसा बंधन कायम किया था और उसके बाद तो मोहब्बत ही हो जाती है। और फिर उसके साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। मोहब्बत की हसीन कलियों ने उसके दिल पर दस्तक देना शुरू कर दी थी। निकाह के 2 बोल ने उसे अशर के मामले में बिल्कुल बेबस कर दिया था। वो तैयार होकर नीचे आई तो अशर नाश्ते के टेबल पर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके बैठते ही वो खुद ही उसे खाना सर्व करने लगा। ये भी आज उसने नोट की थी कि वो रोज़ सुबह खुद हाथों से अपने उसे नाश्ता करवाता था। उससे पहले तो उसने कभी इस बात को महसूस नहीं किया था। दिल के जज्बात और ख़यालात बदल तो सारे मंज़र साफ नज़र आने लगे। दोनों ने आराम से नाश्ता किया और फिर वो अशर की गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी ऑफिस के लिए निकल चुके थे। ऑफिस पहुंचते ही सब वर्कर खड़े होकर उसे सलाम करने लगे, जबकि वो आगे आगे चलता बार बार पीछे की तरफ देखता मुस्कुराते हुए उसे अपने पीछे आने का इशारा कर रहा था। ये सब कुछ नया या अलग नहीं था, ये तो रोज़ होता है, लेकिन वो ये सब कुछ इतना आज महसूस क्यों कर रहा हो रहा था उसको। ये बात वो नहीं समझ पा रही थी कि क्यों उस शख्स की बातें, उसका अंदाज़, वो खुद भी उसे बहुत अच्छा लगने लगा था। वो आज की बनिस्बत कल बहुत पुरसकून थी। आज तो दिल बेचैन था, बहुत बेचैन। न जाने क्यों आज सब कुछ नया-नया लग रहा था, सब कुछ अलग लग रहा था। तो क्या ये मोहब्बत का एक ही रात में हो जाती है? क्या कुछ ही लम्हात में दिल की दुनिया बदल जाती है? उसे तो लगा था कि जब उसे मोहब्बत होगी तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा-वैसा है, बस दिल की दुनिया बदल गई थी। अशर की पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, हर तरफ अशर की सालगिरह का शोर मचा हुआ था। कुछ ही दिनों में सालगिरह थी जिसमें शहर के बड़े-बड़े बिजनेसमैन भी, सियासतदान भी शामिल थे। उसकी पार्टी हर साल बहुत अरूज पर हुआ करती थी। उस साल भी शान और शौकत से पार्टी की तैयारियां हो रही थी और शाह साहब को पार्टी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। और शाह साहब, क्योंकि वो इस साल बहुत बड़ा फ़ैसला करने जा रहे थे। इस साल वो अशर की शादी अनाउंस करने वाले थे, क्योंकि फ़रहत बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि अशर उसे कोई अहमियत नहीं देता, तो ना तो फ़ोन पर उससे बात करता है और ना ही उसे कहीं कहीं बार घुमाने फिराने लेकर जाता है और ना ही उसे मुलाकात करता है। और ये सारी बातें उन्हें परेशान कर रही थी, क्योंकि उन सब चीज़ों की वजह से ज़रीन उनसे नाराज़ हो रही थी, जिसकी नाराज़गी को कभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो। अशर को यूँ फ़रत के नज़रअंदाज करते देखकर उन्होंने फ़ैसला किया था कि वो जल्द से जल्द उनकी शादी का फ़ैसला कर देंगे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाएँ और फ़रत के साथ एक हसीन ज़िंदगी की शुरुआत करें। और बस 3 दिन के बाद वो पूरी महफ़िल के सामने फ़रत और उसकी शादी की अनाउंसमेंट करने वाले थे। आशा समझ गया था कि नमीश इसके बारे में सोचने लगी है। न जाने कौन सी बात थी उसकी जो नमीश के दिल पर जा लगी, जिसका बेख्तियार अपनी तरफ देखते रहना और फिर उसके देखते ही नज़र झुका लेना अशर को बहुत कुछ समझने पर मजबूर कर गया था। और वह अंदर ही अंदर उसकी बदलती कैफियत पर खुश भी था। वो उसके पास खड़ा रहता या उसे अपने करीब कर लेता, वो किसी किस्म की कोई मजाकमत नहीं करती थी। अशर समझने लगा था कि वो भी उसके रिश्ते को कबूल करने लगी है, और ये बात अशर के लिए एक बहुत खुशगवार बात थी। ये डील तो हमारी अशर, बस अब कल तुम्हें साइन करने हैं, फिर तुम्हारा सबसे बड़ा ड्रीम पूरा हो जाएगा, तुम्हारी बिजनेस करियर की सबसे बड़ी डील। वो कब से चहकती इस्माइला को सुन रही थी। अशर मुस्कुरा रहा था, कुछ जीत लेने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। नमीश उसको भी उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा बहा रहा था। वो साफ अंदाजा लगा सकती थी कि ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। ये इसके बिजनेस करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसके लिए वो तकरीबन 1 साल से दिन रात एक कर रहा था। और अब फाइनल उसका ये ड्रीम पूरा होने जा रहा था, जिसकी रमेश को भी बहुत खुशी थी। वो क्यों अशर के बारे में इतना कुछ सोचने लगी है, क्यों उसे खुद पर हावी करने लगी है, ये सोचते हुए उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर लिया था, जिसका नतीजा शदीद बुखार निकला। अशर डिनर टेबल पर उसकी गैर हाजिरी को महसूस करते हुए ऊपर जाने लगा, क्योंकि उसने लंच भी नहीं किया था। एक अहम मीटिंग की वजह से उसे लंच टाइम पर मीटिंग में जाना पड़ा, जिसकी वजह से अब उसे बहुत भूख लगी थी और डिनर तो नमीश के साथ करने की आदत ही पड़ गई थी। आज वो बहुत पुरसुकून था, क्योंकि कल वो अपने ड्रीम को हासिल करने जा रहा था। उसने सोच लिया था कि अब वो नमीश से साफ बात करेगा। 1 महीना होने को है उनकी शादी को, और किसी भी रिश्ते को कबूल करने के लिए 1 माह बहुत होता है। अब उसे और नमीश को अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए।
ये तो वो भी जान चुका था कि नमीश भी उसे पसंद करने लग गया, तो फिर यूँ खिंचा-खिंचा दूर-दूर रहना सब बेमायने था। इस कमरे में कदम रखा तो उसने नमीश को बेड पर लेटे गहरी नींद में सोते पाया। वो इस तरह इतनी जल्दी सोती तो हरगिज़ नहीं थी। वो परेशानी से उसके पास आया और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसका चेहरा बुखार की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। उसका टेम्परेचर चेक करते हुए उसने सदफ को आवाज़ देनी शुरू कर दी। अपने ठंडे और नरम मिजाज बॉस को इस तरह से आवाज़ें देकर सदफ भी भागे-भागे उसके कमरे में आई। सदफ, डॉक्टर को फ़ोन करो, नमीश उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी करो। काफ़ी बेचैन लग रहा था। इसकी बेचैनी ने सदफ को भी तेज़-तेज़ हाथ पैर हिलाने पर मजबूर कर दिया। कुछ नहीं, आजकल की लड़कियां ज़रा सी बात को अपने दिमाग पर हावी कर लेती हैं। मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से इन्हें बुखार हो गया। मैं दवा दे दी है, मैंने सुबह तक आराम आ जाएगा इन्हें, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। पता नहीं कौन सी बात थी जिसे नमीश ने इस हद तक अपने ऊपर सवार कर लिया था कि वो बुखार का शिकार हो गई। उसका बस चलता तो अपने नमीश को हर मुश्किल से दूर कर देता, उसकी हर परेशानी को खुद पर ले लेता। नमीश के बुखार में धुकती सूरत देख कर उसे सुकून नहीं आया था। वो सारी रात उसके पास बैठा रहा, एक सेकंड को भी उसकी आंख ना लगी और ना ही वो सोने का इरादा रखता था। उसका बस चलता तो उसे एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से दूर ना होने देता। उसकी आंख सुबह 11 बजे के करीब खुली तो अपने साथ रखी कुर्सी पर उसे बैठे पाया और परेशान हुई। कल के कपड़ों में भरी हुई शेव के साथ वो काफ़ी बेचैन सा लगा था। उसकी बिखरी बिखरी सी हालत देखकर उसको भी इस पर तरस आया। वो सारी रात उसकी वजह से यहाँ बैठा रहा, कुर्सी पर बैठे बैठे शायद वो सो गया था। नमीश ने ज़रा सी हरकत की तो अगले ही पल वो सुर्ख आंखें खोले उसे देखने लगा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसके अंदाज से बेकरारी साफ झलक रही थी। आपकी मीटिंग थी 9 बजे। वो होश में आते हुए बोली, भाड़ में गई मीटिंग, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब सर में दर्द तो नहीं हो रहा, बुखार तो नहीं है? वो इसके दोनों गालों को छूते हुए कह रहा था। वो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था सर। उसके खुलिये से वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो मीटिंग पर नहीं गया, इसलिए अपने बात पर जोर देते हुए बोली, तुमसे अहम नहीं था नमीश, बल्कि तुमसे अहम कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं इस मीटिंग के लिए तुम्हें इस बुखार में तब तक छोड़कर चला जाऊँगा? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? इस दुनिया की कोई भी चीज़ तुमसे अहम नहीं है। चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। उसे खुद को देखते पाकर वो उठकर खड़ा हुआ, लेकिन वो तो अब इस ताकत से देखे जा रही थी जो उसके लिए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को छोड़कर बिल्कुल बेफिक्र था। वो नाश्ता लेकर कमरे में आ गया था। नमीश फ्रेश होकर निकले तो वो टेबल पर नाश्ता लगा रहा था। जल्दी आओ यार, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। सुबह कल तुम्हारे साथ नाश्ता किया था और अब तक मैं भूखा हूँ। तुम्हारे साथ मैंने नाश्ता किया था, अभी तक तो भूख फील नहीं हुई थी, लेकिन अब तुम्हें ठीक देखकर पेट में चूहे ने धमाल बर्पा कर रखा है। वो इसके हाथ थमाते हुए उसे सोफे पर बिठाते बहुत मोहब्बत से कह रहा था। वो इसके लिए सारी रात भूखा रहा, इसलिए अपनी ना जाने कितने सालों की मेहनत को नज़रअंदाज कर दिया इसने, न जाने कितने का नुकसान कर दिया, इसलिए इसके लिए सारी रात जागता रहा, इसका ख्याल रखता रहा। बात बात पर उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करना, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा उसको अहमियत देना, तो क्या ये सब कुछ मोहब्बत नहीं थी? इस सब के बाद भी वो इसकी मोहब्बत को दिखावा और ड्रामा कहती थी तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। नमीश उसे देखे जा रही थी। यार, जब मैं बहुत हैंडसम लगता हूँ तो तुम मेरी तरफ देखती नहीं, और जब मैंने कल से वही कपड़े पहने हैं और ठीक से मुंह तक नहीं धोया तो तुम मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मुझसे हैंडसम बंदा तुमने कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं। वो टेबल पर नाश्ता लगाते हुए मुस्कुराकर बोला तो वो बेहतियार अपनी नज़र चुरा गई, लेकिन दिल की धड़कनों ने तो तहलका मचा रखा था और नज़रें बेहतियार बार बार उसकी तरफ उठती। बहुत कंट्रोल करने के बाद भी वो नहीं कर पाई थी और अशर भी उसकी इन हरकतों को नोट करके बहुत महफूज हो रहा था। शाम को अशर को ऑफिस के लिए तैयार होते देखकर वो पूछे बना न रह सकी। एक तो वैसे भी उसे बेड से उठने नहीं दे रहा था और फिर खुद अब बाहर जा रहा था। यार, आज महीने की पहली तारीख मुझे ऑफिस जाना होगा, सब वर्कर को उनकी पे भी देनी है, चाहे जो भी हो जाए। पहली तारीख को ऑफिस में लाजमी जाता हूँ क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोगों को मुझसे उम्मीदें जुड़ी होती हैं जिन्हें मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वैसे तो ये काम मेरे मैनेजर भी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे सुकून मिलता है, इसलिए मैं खुद अपने हाथ से उनका हक अदा करता हूँ। मैं बस 1 घंटे के लिए जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। जब नमीश बोली, मैं भी आपकी वर्कर हूँ, मेरी तनख्वाह कहाँ है? मैं बीमार हूँ, आज ऑफिस नहीं जा सकती, तो आप मेरी तनख्वाह यहीं दे दें। उसे अचानक ही चचा याद आ गए थे जिनकी बेटी की शादी थी और अपने पापा का कर्ज अदा करना था। ये रही बेगम आपकी तनख्वाह, ये मैंने पहले ही अलग कर दिए थे। उसने मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग टेबल पर रखे लिफाफे की तरफ इशारा किया। नमीश को न जाने क्यों बहुत खुशी हो रही थी। फिर उसके साथ ही वो उठकर खड़ी हुई। मुझे मोहल्ले में जाना है, उसने उसे देखते हुए कहा, मतलब कि वो चाहती थी कि वो खुद उसे रास्ते में छोड़ कर जाए। नमीश, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है यार, सुबह चली जाना। वो समझाने लगा, लेकिन वो समझना नहीं चाहती थी। नहीं, मुझे जाना है, आप 2 मिनट रुके, मैं चेंज करके आती हूँ। उसने तो हमेशा से ही उसकी बात ना मानने का फैसला कर रखा था। वो खामोश हो गया। वो बहुत खुशी से अपने मोहल्ले में आई थी। अशर उसे ड्रॉप करके जा चुका था। सबसे पहले वो चचा के दुकान की तरफ आई थी ताकि उन्हें उनके पैसे वापस कर सके। न जाने बाबा का कर्ज उतारते हुए उसके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों थी। वो इतनी पुरसकून थी कि अब उसके बाबा को सुकून मिलेगा। चचा की दुकान पर आते ही उन्हें सलाम करते हुए वो लिफाफा उनको देने लगी तो वो खैरत से उसे देखने लगे। चचा, आपके पैसे जो बाबा ने आपसे कर्ज लिया था, देखे मैं वक्त पर लौटा रही हूँ, उसने खुशी से कहा। लेकिन चचा के अगले अल्फाज से उसे परेशान हो कर गए। लेकिन बेटा, तुम ये पैसे क्यों
क्यों दे रही हो? पैसे तो तुम्हारा शौहर मुझे दे गया है, बल्कि उसने तो मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए हैं ताकि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकूँ। बहुत नेक वजह है, अल्लाह ने उसके सीने में सोने का दिल रखा हुआ है। मुझसे कह रहा था कि अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा, उसकी बहन की शादी में किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। मुझे तो उसके रूप में एक बेटा मिल गया है, क्या उसने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया? वह हैरत से उसे पूछे थे, जबकि नवीश के पास तो बोलने के लिए अल्फाज ही ख़त्म हो गए थे। बिना कुछ बोले वो वहाँ से चचा के घर आ गई। आप तक तो शायद चचा के घर का नक्शा बदल लिया होगा। वो 2 कमरों का मकान जहाँ इसका बचपन गुजरा था उसे बहुत अजीज़ था, लेकिन था तो किराए का ही। वो सच ही किराए के घरों में खूबसूरत यादों का बसेरा नहीं होता। चची तो न जाने कितने सालों से उन्हें ये घर छोड़ने के लिए कह रही थी। वो तो चचा अपना दिल बड़ा करके दोस्त की हमायत पर उतर आते। उसने सोच लिया था कि आज वो घर का जो सामान उसके बाप की मेहनत का है वो उछल के घर ले जाएगी, क्योंकि बेकार में वहाँ लोगों के गले पड़ रही थी। चचा ने तो बाबा के जाने के बाद भी अपना दामन न छोड़ा था, लेकिन वो खुद बेवकूफ़ नहीं थी। तो उनकी अपनी 2 बेटियाँ थीं जिनके लिए अच्छा सोचना उनका फ़र्ज़ था और हक़ भी। इसलिए उसने सोचा था कि वो अपनी सारी चीज़ें इस घर से निकाल लाएगी ताकि चचा किसी और को वो किराए पर दे सकें। सब लोग उससे बहुत खुशी से मिले थे और चाची का अंदाज़ तो बिल्कुल अलग था। उसने घर से जाने की बात की तो चचा भी हैरत से उसे देखने लगे। बेटा, अपने घर से सामान क्यों उठवाना भला? तुम्हारा घर है, तुम्हारा सामान है, और अगर तुम अपना सामान यहाँ से लेकर चले जाओगे तो मैके के नाम पर तुम्हारे पास रहेगा क्या? चची का अंदाज़ बहुत नरम था, कहाँ वो उनके ऐसे मिजाज से वाकिफ़ थी। लेकिन चाची, ये घर मेरा अपना तो नहीं है ना, किराए का है और किराए की चीज़ों पर कब्ज़ा नहीं जमाया जाता। उसका अंदाज़ बहुत बुझा सा था। शायद वो लोग हमदर्दी दिखा रहे थे। क्या मतलब किराए का है? क्या तुझे तेरे शौहर ने नहीं बताया कि वो घर हमसे ख़रीद चुका है? चाची ने उसके अनजान बनने पर धमाका किया और वो उस धमाके के ज़िद में इन्हें देखती चली जा रही थी। किस तरह से खुल रहा था वो शख्स इस पर। हमने तो कहा कि हम ये घर नहीं बेचेंगे, अगर आखिर ये हमारे घर का हिस्सा था, लेकिन तेरे शौहर ने मार्केट के मुकाबले में 3 गुना रकम दी है इस 2 कमरों के घर की। उसका कहना है कि मेरी बीवी ने अपना यहाँ बचपन गुजारा है, उसके बचपन की खूबसूरत यादें हैं, यहाँ उसके बाप की यादें हैं, और अब वो उसके बाप की यादों को यूँ दर बदर होते नहीं देख सकता। और उसकी बातों ने तेरे चचा के दिल पर ऐसा असर किया कि उन्होंने भी घर बेचकर दम लिया। वो घर अब तेरा है नमीश, तेरे नाम है, जब चाहे वहाँ आ सकती है, जैसे चाहे वहाँ रह सकती है। चाची के कहने की देर थी, उसकी आंखों में नमी के आंसू आए और वो फूट कर उनके सीने से लगी रोती चली गई। उसने समझने में देर कर दी थी, लेकिन जो शख्स उसको मिला था वो तो किस्मत वालों को भी नहीं मिलता था। उसने बेकदरी की थी उस शख्स की। फ़रा की एक एक बात उसे आज समझ आई थी। कितना कुछ कर चुका था वो उसके लिए, और एक बार भी जताया तक नहीं। अब वो अगर वो उसकी मोहब्बत को खुद अर्जी का नाम देती तो इससे बेकदरा और कोई ना था। अरशद जल्दी काम निपटा कर घर वापसी की तैयारी कर रहा था। अभी तो अपने ऑफिस से निकलने के वाला था कि उसे फ़रत आती नजर आई। उसका मूड बुरी तरह ख़राब हुआ था। जल्दी घर जाना चाहता था। नमीश की तबीयत को लेकर वो वैसे भी परेशान था, और अब जब वो उसके बारे में सोचने लगी थी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारना चाहता था। लेकिन मरवत तो निभानी ही थी, वरना बाबा ने उसे नाराज़ होकर ज़रूर उसकी माँ की तरबियत पर उंगली उठानी थी, और वो अपनी माँ की तरबियत पर बात कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने मुस्कुराकर फ़रत को वेलकम किया। फ़रत भी उसके मुस्कुराने पर मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई, लेकिन उसकी झूठी मुस्कुराहट को वो बहुत अच्छी से नोट कर चुकी थी। वो जानती थी उसके यहाँ आने से उसे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए अशर का भरा हुआ हाथ थाम लिया, जिससे वो ज़िंदगी भर के लिए थामना चाहती थी। आखिर वो करोड़ों की जायदाद का अकलौता वारिस था, वरना उसका इस मगरूर इंसान से भला क्या लेना देना। वो तो बस अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी, वरना इस कदर नज़रअंदाजी पर वो कभी मुड़ कर भी इसको ना देखती। कैसी हो फ़रत, तुम अचानक यहाँ? ये तो सरप्राइज़ हो गया। साफ लग रहा था कि वो सिर्फ मरवत निभा रहा है। फ़रत फीकी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाई। सरप्राइज़ देने ही तो आई थी तुम्हें यहाँ, इतने दिनों से ना जाने कहाँ गायब हो तुम। बहुत मिस कर रही थी तुम्हें, इसलिए यहाँ चली आई। मेरा आना तुम्हें बुरा लगा तो नहीं? शायद तुम बाहर जा रहे थे। हाँ, मैं बाहर जा रहा था, जबकि घर वापस जा रहा था मैं, और तुम्हारा आना भला मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल, मेरा आना तुम्हें बुरा क्यों लगेगा? आखिर सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में आना है, और अपने मतलब की बात पर आई थी। वो इस बार अशर मुस्कुरा न सका। क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो? काफ़ी ऑर्डर करने के बाद वो काफ़ी देर कुछ ना बोला तो फ़रत ने पूछा। फ़रत, मेरे ख्याल में हमें इस ख़ानदानी रिश्तेदारी से बाहर निकल आना चाहिए। हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ जाती? तुम्हें बहुत अच्छा इंसान मिलेगा जो मुझसे ज़्यादा बेहतर होगा। हम बेकार में एक दूसरे की ज़िंदगी को मुश्किल में डाल रहे हैं। जानता हूँ तुम ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी फूफो की मर्ज़ी पर कर रही है। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है जो सिर्फ एक ही बार मिली है। कम अज़ कम उस ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहिए। मैं जानता हूँ अगर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का हक़ दिया जाए तो वो इंसान मैं नहीं हूँ जिसे तुम चाहती हो। हम
सिक्के के दो अलग पहलू हैं फ़र्ज। फ़र्ज़ करो अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो हम कभी एक दूसरे के मयार पर पूरे नहीं उतरेंगे। मेरी पसंद मेरी सोच कोई और है, तुम कभी मेरी पसंद नहीं बन सकती, और जिस तरह का शौहर तुम चाहती हो मैं कभी वो नहीं बन सकता। हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं फ़रत। इससे पहले अशर ने कभी फ़रत से इस तरह बात नहीं की थी, लेकिन अब नमीश की ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा बन चुकी थी तो फ़रत को किसी झूठी उम्मीद पर नहीं बिठा के रख सकता था। नमीश के बारे में अभी उसने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि ये अचानक बताने वाली बात हरगिज़ नहीं थी। वो आराम सुकून से अपने बाप को ये बात बताना चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल कर चुका है। वो इन्हें समझाना चाहता था कि उसकी पसंद फ़रत नहीं बल्कि कोई और है, और ये बातें सुकून से बैठ कर करने वाली थी, ना कि तमागा करने वाली। क्या हो गया है तुम्हें अशर? तुम इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तो हर कोशिश करती हूँ जिस तरह से तुम्हें पसंद है मैं वैसे ही अपनी लाइफ स्टाइल कर लूँगी, लेकिन फिर भी ना जाने ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद नहीं है। और जहाँ तक इस रिश्ते की बात है तो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं शादी कर रही, बल्कि मैं खुद तुम्हें पसंद करती हूँ। यस आई लाइक यू। मैं कोई ओल्ड फैशन नहीं हूँ जिसके साथ जोर ज़बरदस्ती की जाएगी, और तुम्हें भला कौन इनकार कर सकता है। यू आर परफेक्ट मैन, और इस परफेक्ट इंसान के साथ भला कौन ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहेगा। वो जैसे ही ये मौजू ख़त्म कर देना चाहती थी, आज वो उसके सामने साफ अल्फाज में कह रहा था कि वो उसकी पसंद नहीं है। कल सबके सामने कह सकता था, और वो अपने फ्यूचर पर किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। मैं नहीं चाहता फ़रत, अब वो साफ गोई से बोला, मैं ये रिश्ता नहीं चाहता, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं उस सब को यहीं ख़त्म कर देना चाहता हूँ, और इस ताल्लुक़ को किसी किस्म का नाम नहीं देना चाहता। मैं फ़रत, तुम वो लड़की नहीं जिसे मैं चाहता हूँ, जिसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते को भी नहीं निभा सकता। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना हरगिज़ नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी हर किसी किस्म के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उसके अंदाज़ में किसी किस्म की कोई लचक ना थी। तो फिर कौन पसंद है तुम्हें? बताओ कौन है वो लड़की जिसे तुम पसंद करते हो? यकीनन तो होगी वही तुम्हारी वर्कर। खैर अच्छे से जानती हूँ मैं ऐसी दो कौड़ी की लड़कियों को, बॉस को फंसाना तो अच्छे से तरीके से वो जानती हैं, और मुझे बहुत पहले पता तुम्हारे अफेयर का, लेकिन मुझे लगा कि 2-3 दिन के बाद जब तुम्हारा दिल भर जाएगा तो तुम खुद छोड़ दोगे उसे। लेकिन नहीं, वो लड़की तो शायद तुम्हारे दिमाग पर सवार हो चुकी है। कौन कौन सी दवाइयाँ दी हैं उसने तुम्हें तुमसे शादी के लिए? हाँ, यकीनन वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही होगी, वरना इतनी थर्ड क्लास पसंद तो तुम्हारी भी नहीं है। लेकिन तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इस लड़कियों को हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है। वो न जाने क्या समझ रही थी और क्या बोल रही थी। शट अप फ़रत, क्या बकवास की जा रही हो तुम? मुझे लगा था मैं तुम्हें ईज़िली हैंडल कर पाऊँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी सोच गलत थी। इसलिए मैं तुम्हें साफ-साफ बता रहा हूँ, हाँ, ये सच है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, इसी ऑफ़िस में काम करती है, लेकिन जो अल्फ़ाज़ तुम उसके लिए इस्तेमाल कर रही हो वो हरगिज़ नहीं है। वो अब भी बात बढ़ाना नहीं चाहता था, बल्कि उसे समझाना चाहता था। वो गलत समझ रही थी। छोड़ो इन सब बातों को अशर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब में। वो कौन है कौन नहीं मैं नहीं जानती, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। बेहतर होगा कि तुम अभी उसे भूल जाओ, वरना तुम्हें अपने बाबा के सामने उन सब बातों का जवाब देना होगा। वो धमकी पर उतर आई थी। फ़ाइन, तुम अपने बाबा के सामने ही तुमसे शादी से इनकार कर दूँगा मैं। वो भी जैसे बात ख़त्म करते हुए बोला, व्हाट? इनकार करोगे तुम? एक दो कौड़ी लड़की के लिए मुझसे शादी करने से इनकार करोगे? उसे यकीन आया, वो दो कौड़ी की लड़की नहीं बल्कि अशर शाह के दिल की धड़कन है। वो मेरे लिए ख़ास है फ़रत, और वही मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी। मैं तुम्हारे लिए ना तो उसे छोड़ सकता हूँ, ना ही कभी बुला सकता हूँ। इसलिए बेहतर है कि रास्ते अपने बदल लो। तुम कभी अशर शाह के म्यार पर खड़ी नहीं हो सकती। आज वो साफ अल्फाज में कह रहा था। अशर शाह को सोफिया जैसी हर मुश्किल में साथ निभाने वाली बीवी चाहिए, ज़रीन जैसी दूसरों का घर तोड़ने वाली नहीं। और तुम सिर्फ ज़रीन बन सकती हो, सोफिया बनना तुम्हारी औकात नहीं। या पिघलता शीशा जो आज अशर ने उसके कानों में डाल दिया था। फ़रत वही साकत खड़ी उसे देखते रह गई, और अशर लंबे लंबे ढक बरता वहाँ से निकलता चला गया। जब किसी फ़रत टकराए जाने के एहसास के पीछे तक न आ सकी, वह ख़राब मूड के साथ घर में दाखिल हुआ था तो देखा कि आज पहली बार नमीश टेबल पर डिनर लगा रही थी। नमीश, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक नहीं है और तुम काम कर रही हो। सदफ़ कहाँ मर गई है? वो गुस्से में था, इसलिए झुंझलाकर बोला, क्या हो गया है अशर? मैं तो ऐसे सदफ़ की मदद करने लगी, और कौन सा किसी गैर का काम कर रही है? मेरा अपना तो घर है, ये सब कुछ मुझे ही तो संभालना है। आज उसके अंदाज़ बदले बदले थे। अशर ने लम्हे में नोट किया था, और उसका मूड ऑफ अपने आप ही खुशगवार होने लगा। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? वो उसके माथे को हाथ लगाते हुए बोल रहा था। इतना ख्याल रखने वाला शोहर हो तो भला बीमारी क्या मजाल मेरे पास आ सके? वो कहते हुए शर्माई थी। अशर की मुस्कुराहट गहरी हुई। क्या हो गया है बीवी? लगता है बुखार सर पर चढ़ गया है, तभी तो इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। और अशर को इसका ये अंदाज़ा लगा था ये, लेकिन इसके इस जुमले ने नमीश का मूड ख़राब कर दिया था। आप तो बस चाहते हैं हमेशा मुँह फैलाकर बैठी रहूँ, हमेशा आपसे खफा रहूँ, ताकि जहाँ चाहे मुँह मारे। एक बात कान खोलकर सुन लें, आपको अपनी मर्ज़ी हरगिज़ नहीं करने दूँगी मैं। आप जब भी हो सब मेरी पसंद का होगा। कैसा मैं चाहूँगी वैसा ही होगा, और मैं जानती हूँ जैसा चाहूँगी मैं वैसा ही होगा, क्योंकि आप मुझे प्यार बहुत करते हैं और कभी मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते। उसके बाद में मान था। उसकी अगली हरकत पर अशर परेशान होकर रह गया था। अशर, क्यों करते हैं आप मुझसे प्यार? मैं
मैं इसमें अच्छी तो नहीं हूँ। न जाने उसके आने पर क्या क्या सोचे हुए थी वो। उसकी नज़रों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखकर उसके सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। चाची ने तो मना किया था उसे रोने से, कहा था बिल्कुल मत रोना, हंसी खुशी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। किस्मत वालियों के अशर जैसे शोहर तुम्हें मिला है, आप तुमने उसकी और अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाना है। कितने अज़म लेकर आई थी वो यहाँ के वो इस रिश्ते को कबूल करेगी, अशर के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी। लेकिन उस शख्स के एहसान तले वो उस हद तक दबी हुई थी कि वो अपने आंसू पर कंट्रोल न कर सके। कितना अजीम था यह शख्स जो इतना सब कुछ करने के बाद जतलाता तक नहीं था। नमीश क्या बेवकूफ़ी है, इस तरह से रो क्यों रही हो? वो उसके अंदाज पर खुश था। उसके यूँ रोने पर पूरी तरह से बौखला उठा। अशर मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी बीवी हूँ। मैंने आपको बहुत तंग किया है ना, आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, हमेशा हमदर्द बनकर मेरे साथ खड़े रहे और मैं आपकी मोहब्बत की कदर ना कर सकी। इतनी नाकदरी हूँ मैं, मेरा अच्छा नसीब मेरे सामने बाहें फैलाकर खड़ा था और मैं अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से उसे टकराती चली गई। कितनी ना समझ हूँ, बल्कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, गधी हूँ मैं। वो फूट फूट कर रोते हुए अपनी खूबियाँ गिनवा रही थी, जबकि अशर मुस्कुराए जा रहा था। इसमें तो कोई शक नहीं, गधी तो तुम वाकई ही हो, वो मुस्कुराते हुए कहने लगा। तो नमीश ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा, लेकिन वो उसे कुछ और भी कहने का मौका दिए बगैर उसके सर दोबारा अपने सीने पर रख चुका था। डार्लिंग, अब जब तुम्हें होश आ ही गया है, तुम्हारी अकल ठिकाने लग ही चुकी है, तो अब तुम्हारा शौहर तुम्हें मज़ीद कोई बेवकूफ़ी नहीं करने देगा। आज हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे एक दूसरे के साथ, वो मोहब्बत से कह रहा था, जबकि नमीश मुस्कुराते हुए नज़र झुका गए। लेकिन उससे अगले बात पर बेख्तियार उसकी नज़र उठी थी। तो फिर चले रूम में। वो उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे बहुत मोहब्बत से बोला, जबकि नमीश तो बुरी तरह से घबराई। अशर मुझे भूख लगी है, वो उससे दूर होते हुए बोली, लेकिन गिरफ्त में मजबूती थी। ऐसी कि तैसे तुम्हारी भूख की। उसकी मज़ाहमत को नज़रअंदाज करते हुए वो एक ही लम्हे में अपनी बाहों में उठाता सीढ़ियाँ चढ़ गया। फ़रहत बेटा, रोना बंद करो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बाहर की लड़की अशर की ज़िंदगी में जगह नहीं बना सकती, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरा बेटा है, मेरे सामने कभी इनकार नहीं कर सकता। हवेली के बच्चों बीच फ़रहत ने रोना धोना मचा के रखा हुआ था। हवेली के जबकि घर के तमाम अफराद वहीं पर मौजूद थे। दादा दादी को हमेशा से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी ये, लेकिन जब आज अशर का साफ इनकार उन्हें सरशार कर गया था। जबकि शाह साहब को जब कुछ भी समझ नहीं आता तो वो सोफ़िया को ही अपने ग़ज़ब का निशाना बनाते थे। इस वक्त वो उनकी तरबियत को कोस रहे थे। सोफ़िया तो इस सब के लिए पहले तैयार थी। वो जानती थी आज नहीं तो कल ये सब कुछ खोना ही है। जबकि ज़रीन अपनी भांजी को अपने साथ लगाए रोने से रोकने के बजाय अशर को ही कोस रही थी। शाह साहब सुन लें आप, अगर उसने मेरी भांजी को इनकार किया तो अपने ख़ानदान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी मैं पूरे ख़ानदान में ये बात कह के आई हूँ कि मैं अपनी भतीजी को अपनी बहू बनाऊंगी। अगर अशर ने इनकार किया तो अच्छा नहीं होगा। ज़रीन ने अपना रोना धोना मचा के रखा था और शाह साहब का सारा गुस्सा बार बार सोफ़िया बेगम पर ही निकल रहा था। ज़रीन ने अपना रोना धोना मचा के इसी तरह रखे रखा। आप खामोश क्यों खड़ी हो? फ़ोन करो अपने बेटे को और बुलाओ उसे यहाँ। वो इंतहाई गुस्से सोफ़िया बेगम पर चिल्लाते हुए बोले। जब सोफ़िया ने एक नज़र उनको फूफा भतीजी की तरफ देखा और फिर फ़ोन की जानिब बढ़ गई। वो उसे अपनी बाहों में उठाए बेडरूम में ले आया। नमीश नरमी से उसके सीने पर सर रखे चेहरा छुपाए हुए थी। अशर ने उसे बेड पर लटाते हुए एक नज़र उसके हुस्न चेहरे को देखा तो वो शर्मा कर रुख मोड़ गई। अशर उसकी उस अदा पर मुस्कुरा दिया। वो दरवाज़ा बंद करते हुए उसकी जानिब पेशकदमी की। नमीश ने धड़कते दिल के साथ उसकी एक एक हरकत को नोट किया था। आखिर ये शख्स उसके दिल की दुनिया का मालिक बनने में कामयाब हो गया। इसके पास आते हुए अशर ने उसका चेहरा अपनी जानिब किया तो नज़र झुकाए बिना किसी मज़ाक़मत के उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। अशर ने अकीदत से उसके चेहरे की एक एक नकूश को चूमते हुए उसे खुद में समेटा तो वो उसकी बाहों में समेटती चली गई। आज उन दोनों ने अपनी मंजिल को पा लिया था। आज सही मानों में उनकी ज़िंदगी एक नई शुरुआत हुई थी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ कदम उठा रहे थे। बहुत बार फ़ोन करने के बाद अशर ने फ़ोन नहीं उठाया तो सोफ़िया बेगम परेशान हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अशर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। वो तो घर का फ़ोन नंबर देखते ही फ़ौरन हर काम छोड़कर उन्हें फ़ोन करता था, तो आज क्या वजह थी जो वो उन्हें उनका फ़ोन नज़रअंदाज कर रहा था। वो इतना गैर ज़िम्मेदार तो कभी भी नहीं था। फ़रहत मेरी जान, तुम फ़िक्र मत करो। अशर ने तुम्हें इनकार किया है, लेकिन मुझे इनकार नहीं कर पाएगा। कल ही उसकी बर्थडे है और कल शाम वो जहाँ भी हो घर वापस ज़रूर आएगा। और कल की महफिल में सबके सामने ये ऐलान करूँगा कि तुम अशर शाह की होने वाली बीवी और मेरी होने वाली बहू हो। साहब ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। लेकिन अंकल, अशर, वो आंखों में नमी लिए बोली, वो मेरा बेटा है फ़रहत, और वही करेगा जो मैं उसे कहूँगा। वो कभी तुम्हें ठुकरा नहीं पाएगा। तुम्हें मेरी घर की बहू बनोगी तुम, ये मेरा वादा है तुमसे। कल पूरी महफिल के बीच वो कभी तुम्हें इनकार नहीं कर पाएगा और ना ही अपने बाप की इज्जत को दाव पर लगाएगा। शाह साहब ने यकीन से कहा तो फ़रहत उठकर उनके सीने से आ लगी, जबकि सोफ़िया बेगम
वहीं थोड़े फासले पर रुकी उन लोगों की बातें सुन रही थी। कल उनके बेटे के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। कल उसे अपने बाप या फिर बीवी में से किसी एक को चुनना था। अभी तो शाह साहब जानते तक नहीं थे कि अशर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। सोफ़िया बेगम रात सारी बार अशर को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन ना लगा। वो सारी रात एक लम्हे को भी ना सो सका। उससे हासिल करने के बाद उसकी मोहब्बत में कोई कमी ना आई थी, बल्कि आज तो वो उस लड़की के लिए अपनी मोहब्बत को बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था। आज ये लड़की उसे अपनी रग जान से ज़्यादा करीब लगी थी। वो उसके लिए अहम तो हमेशा से ही थी, लेकिन आज वो उसे अपना आप महसूस हुई। वो उसे देखे जा रहा था, उसका हसीन रूप अशर को बेखुद कर रहा था। अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपश महसूस करते हुए नमीश ने आंखें खोली तो उसे खुद को देखते पाया। इस वक्त उस शख्स से नज़रें मिलाना नमीश के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम था, जबकि उसका यूँ अपने आप को देखते हुए नमीश को कंफ्यूज कर रहा था और अशर को उसकी हालत मज़ा दे रही थी। आखिरकार उसकी नज़रों से घबरा कर उसने उठना बेहतर समझा, लेकिन अशर ने ऐसा नहीं होने दिया। छोड़े मुझे प्लीज़ अशर, और आप भी जाएँ, फ्रेश हों और जाएँ ऑफिस। आपकी मीटिंग थी ना आज। वो न जाने उसे कौन से अहम मीटिंग का एहसास दिलाना चाह रही थी, जबकि आज तो अशर को कोई अहम मीटिंग नहीं थी। उसे याद भी नहीं था कि उसने भी कभी नमीश को अपनी अहम मीटिंग का याद दिलाने का काम दिया भी होगा। मुझे ऐसी कोई मजबूरी नहीं है डार्लिंग कि मैं अपनी इतनी प्यारी बीवी को बर्थडे वाले दिन अपनी बर्थडे वाले दिन अकेले छोड़कर चला जाऊँ, और मेरी बीवी का फ़र्ज़ बनता है कि वो अच्छी बीवियों की तरह अपने शोहर की सालगिरह के स्पेशल बनाते हुए सारा दिन उसके साथ गुजारे। वो उसे अपनी बाहों में लिए चेहरे पर झुका उसके। अच्छा, क्या सच में आज आपकी बर्थडे है? वो बेयकीनी से कहने लगी, जबकि उसका हसारा अब तक तंग हो रहा था। जी मोहतरमा, आज इत्तेफाक से आपकी शोहर की सालगिरह है और आप अच्छी बीवियों की तरह उसे विश करो। और उसके लबों पर झुकते हुए कहने लगा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आज आपकी बर्थडे है? मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आती हूँ। उसके लबों पर हाथ रखते हुए बोली, जितना खूबसूरत गिफ्ट कल रात तुमने मुझे दिया है ना, ऐसा गिफ्ट कोई मुझे दे भी नहीं सकता। वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने होंठों से हटाकर उसके लबों को चूम चुका था। आई लव यू रमेश, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी मोहब्बत को कबूल करने के लिए। उसके चेहरे पर जा बजा अपने होंठों का लम्स छोड़ते हुए वो मोहब्बत से कह रहा था, जबकि रमेश उसकी बाहों में पिघलती उन खूबसूरत लम्हात को महसूस कर रही थी। वो बाहर आया तो अपना फ़ोन बाहर टेबल पर पड़ा देखा। कल नमीश के साथ खूबसूरत वक्त गुजारने के लिए उसने अपना फ़ोन साइड पर लगाते हुए बाहर ही छोड़ दिया था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करे। फ़ोन को देखते हुए उसने घर से इतनी ज़्यादा कॉल्स देखी तो थोड़ा परेशान हो गया। फिर सोचा शायद वो लोग उसकी बर्थडे के बारे में बात करने के लिए फ़ोन कर रहे होंगे, क्योंकि ये बात वो भी जानता था कि आज उसके घर में एक बहुत बड़ी महफ़िल का इंतज़ाम किया गया होगा। पहले लैंडलाइन से फ़ोन आता रहा, बाद में उसकी माँ अपने पर्सनल फ़ोन में उसे बार कॉल करने की कोशिश करती रही। अपनी माँ की मोहब्बत और फ़िक्र देखते हुए उस मुस्कुराकर उसने ये उन्हें फ़ोन किया था, लेकिन आगे से जो बात उन्होंने बताई उसे सच में परेशान कर गई थी। लेकिन आज नहीं तो कल तो ये होना ही था। वो इन सब के लिए हमेशा से तैयार था। अपनी माँ को बेफ़िक्र होने का कहकर उसने फ़ोन बंद किया और कमरे में आकर नमीश को तैयार होने के लिए कहा। हम कहीं जा रहे हैं क्या? नमीश ने पूछा। यस डार्लिंग, आज तुम अपने ससुराल जा रही हो? उसने मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमा। नमीश काफ़ी कंफ्यूज थी, लेकिन वो उसे वहाँ ले जाने से पहले किसी किस्म की कोई खुशफहमी नहीं देना चाहता था। उसने नमीश को ये नहीं कहा था कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या वहाँ सब कुछ अच्छा होगा, या वो लोग तुमसे प्यार करेंगे, या वो लोग तुम्हारे साथ किसी तरह का सलूक करेंगे। उसने बस इतना कहा था कि मैं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूँगा, और नमीश के लिए ये बस इतना अल्फाज काफ़ी थे। महफिल अपने अरूज पर थी। ये शहर की सबसे बड़ी पार्टी थी। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर अदाकार, फनकार भी शामिल थे। शहर में मौजूद हर बड़ा नाम इस महफिल की जीनत बना हुआ था।